जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में यूपी पेट के लिए हम बात करेंगे। यूपी पेट के लिए जियोग्राफी का शॉर्ट नोट्स की चर्चा करेंगे, जिसमें घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन है घटना चक्र का वो सब इसमें सम्मिलित कर दिया हूँ। ये वीडियो पूरी तरह देखना और लगभग क्वेश्चन जियोग्राफी का इसी से फंसेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी चारों तरफ छल्ले हैं। वो ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में स्थित है? मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उनके बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ ग्रह हैं उनके उपग्रह कौन से हैं। जैसे पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो चंद्रमा है। मंगल का जो उपग्रह फबोस और डिमोस है। बृहस्पति का गैनीमीड है, यह पीले रंग का है। शनि का जो मेन उपग्रह वो टाइटन है। अरुण का टाइटेनिया है और वरुण का जो है ट्राइटन है। ठीक है। आगे फैक्ट के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका में भारत का जो शोध केंद्र है वो कब स्थापित किया गया है? ठीक है। 3 जो है अंटार्कटिक में भारत के शोध संस्थान हैं। पहला है दक्षिणी गंगोत्री है, 1983 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया, लेकिन इस समय एक कार्य करना बंद कर दिया। दूसरा है मैत्री, 1989 में स्थापित किया गया। तीसरा है भारती, सबसे लेटेस्ट यही है, 18 मार्च 2012 को स्थापित किया और ये अभी कार्यरत है। आगे अगर फैक्ट के बारे में बात करें तो विश्व में पाए जाने वाले जो प्रमुख घास हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है सवाना जो कि सूडान में पाया जाता है। कैंपास घास का मैदान ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है। लानोज घास वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में पाया जाता है, दोनों देशों में पाया जाता है। और सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास हैं प्रमुख 4 हैं, सवाना, कैंपास, लानोज और सिल्वास। सवाना सूडान में पाया जाता है, कैंपास ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अब बात करेंगे शीतोष्ण प्रमुख जो घास हैं, घास के मैदान बात करेंगे, उनका 6-7 हैं। पहला पंपास है। पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। स्टेपेज जो है यूरेशिया में पाया जाता है, कुछ यूरोप का भाग, कुछ एशिया के भाग। प्रेरी जो है यूएसए यानी अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेल्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और पुस्ताज जो है हंगरी में पाया जाता है। इसमें जो पुस्ताज जो घास का मैदान है हंगरी में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले फैक्ट के बारे में बात करेंगे हम। कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन कौन से देश हैं वो कर्क रेखा? ठीक है। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मस्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। इसके बाद सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। इन 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करेंगे विषुवत रेखा, ये जो 12 देशों से होकर गुजरती है। 12 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इन 12 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा जो है 11 देशों से होकर गुजरती है। पहला है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन 11 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब बात कर लेते हैं ग्रीनविच जो लाइन है किन देशों से होकर गुजरती है। ग्रीनविच पहली बात तो 8 देशों से होकर गुजरती है। पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और टोगो। इन 8 देशों से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है।
अब बात करेंगे स्थानीय पवनों के बारे में बात करेंगे। स्थानीय पवन भी दो तरह के होते हैं, एक जो है उष्णकटिबंधी, एक जो है शीतोष्णकटिबंधी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो जहाँ पे ठंडा है मौसम वहाँ बात करेंगे। जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान जो है कितने हैं, 5 हैं। पहला मिस्ट्रियल, बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड और पम्पेरो, ये 5 घास के स्थानीय पवन हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला है मिस्ट्रियल, ये जो स्पेन और फ्रांस के पठारी भाग से होकर गुजरती है। दूसरा है बोरा, ये एड्रियाटिक के पूर्वी तट से होकर गुजरती है। एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है ये देख लेते हैं, ऐसे जो है बना है, ये है इटली, ITLY, ठीक। इटली की जो पूर्वी तट है ये है एड्रियाटिक सागर, इसी के पूर्वी तट पर जो है बोरा स्थानीय पवन चलता है। आगे बात करते हैं बुरान, साइबेरिया क्षेत्र में चलता है। ब्लिजार्ड USA, रूस और मध्य एशिया में होकर गुजरती है। पम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे यानी कि साउथ जो अमेरिका है वहाँ से पम्पेरो स्थानीय पवन चलता है। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय स्थानीय पवन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं जिन क्षेत्रों में। पहला है चिनूक। चिनूक जो है राकी के पूर्वी ढाल से होकर गुजरती है, और चिनूक जो है कहाँ पाया जाता है, USA में। और USA का एक विमान भी है जिसका नाम चिनूक है। आगे बात करते हैं फॉन, ये अल्प्स के दक्षिण ढाल पे बहती हैं। सिराको की बात करें तो सहारा मरुस्थल और अरेबिया से होकर गुजरती है। हरमट्टन की बात करें तो ये सहारा मरुस्थल जिसे गिनी का डाटर कहते हैं। लू जो है इंडिया और पाकिस्तान के मैदानी भागों से बहती है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलियन बहती है। काराबुरान और शामल जो है मध्य एशिया में बहती है। हबूब सूडान में बहती है। यामो जापान में। बर्ग साउथ अफ्रीका। सिनोम अरब और सहारा में बहती है। सिराम्बो की बात करें तो सहारा से इटली की तरफ ये बह के आती है। एक है ब्लैक रोवर, ये जो है नॉर्थ अमेरिका में बहती है। गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, पहले जो जनजाति है पिग्मी है। पिग्मी जो कांगो बेसिन में पाया जाता है। एक्सिमो है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। मसाई जो जनजाति है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सिमांग मलेशिया में पाया जाता है। बोरा जो है ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। नूबा जो है सूडान में पाया जाता है। बर्बर एक जनजाति है जो मोरक्को में पाया जाता है। एनू जनजाति जापान में पाया जाता है। वेद्दा श्रीलंका में पाया जाता है। बंतू साउथ अफ्रीका में। फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका में। पापुआन जो है पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। ये दूसरी जो जनजाति है सकाई मलय प्रायद्वीप में पाया जाता है। अंगामी जो है नागालैंड में पाया जाता है, और नागालैंड इंडिया में स्थित है, जानते हैं आप, इंडिया का एक स्टेट है। याकुत जनजाति जो है साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ और हैं यहाँ पे देख लेते हैं। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। माया और खिरगिज जो जनजाति है मध्य एशिया में पाया जाता है। बद्दू जनजाति जो है अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। लैप फिनलैंड में पाया जाता है। एटा फिलीपींस में पाया जाता है। बिंदबू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन्यूट नॉर्थ अमेरिका। यहूदी जो है इजराइल में पाया जाता है। टोडा जनजाति जो है लीबिया में पाया जाता है। बेजा जनजाति मिस्र में, और लूर जनजाति जो पाया जाता है ईरान में पाया जाता है। अब बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। जितना पीले रंग से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आगे बात करते हैं। किलाई ज्वालामुखी है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। दूसरा है इटना, इटली में है, सिसिली द्वीप पे पाया जाता है, दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरी के बारे में बात करें तो ओजोस डेल सलेडो है, चिली और अर्जेंटीना के बीच में पाया जाता है। ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करें हैं कोटापेक्सी की बात करें तो एक इक्वाडोर में पाया जाता है। ये दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ के बारे में बात करें, ये हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का ही एक द्वीप है,
ये जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसे किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाता है, चिक्वाराजो इक्वाडोर में पाया जाता है, माउंट पोपा म्यांमार में पाया जाता है, देवमन को सुल्तान में पाया जाता है, सिकुराजिया जापान में पाया जाता है, मेराबी सिमूर अंगुम ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है, माउंट मियान फिलीपींस में, सेंट हेलेक्स यूएसए में पाया जाता है, और माउंट अराकान के बारे में बात करें तो ये जो है पाया जाता है कहाँ पे, तुर्की में, विसुबियस इटली में पाया जाता है, गेबरोस कोलंबिया में, पोलिया मैक्सिको में पाया जाता है, और माउंट इरिबस अंटार्कटिका में पाया जाता है। आगे फैक्ट के बारे में बात करें तो स्थानांतरित जो कृषि है उनको विभिन्न देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें हम लेदांग के बारे में बात करें तो मलेशिया में पाया जाता है, हुमा के बारे में बात करें तो ये पाया जाता है जावा और इंडोनेशिया में, केगिन के बारे में बात करें तो ये पाया जाता है फिलीपींस में, उनको के बारे में बात किया जाए तो इसे कहा जाता है वेनेजुएला में, रे स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में कहा जाता है, तमराई थाईलैंड में, तोन्याक म्यांमार में, चेना जो कृषि है श्रीलंका में, तौबी मेडागास्कर, चितमनी युगांडा में, लोवन पूर्वी अफ्रीका, मसोले कांगो में, रोका ब्राज़ील में, मिल्पा जो है बात करें तो यूकाटन में पाया जाता है, कोमिन जो खेती की जाती है मैक्सिको में, एकांतिक ग्वाटेमाला, वीवर जो है मध्य एशिया में। ठीक है, आगे फैक्ट के बारे में बात करें तो ये ब्लर हो गए तो इसे छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की गति दो तरह से होती है। ठीक है, एक जो होती है दैनिक गति जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी जो अपने केंद्र बिंदु में 24 घंटे में घूम लेती है उसे हम कहते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति। और परिक्रमण गति किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, ये जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी इसकी चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाती है या चक्कर लगाती है उसे ही कहते हैं परिक्रमण। ये 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें किस नामों से जाना जाता है। ये हमारा हो गया सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य के बीच में, ठीक है, सबसे जो है अधिकतम दूरी कितना है, 15.2 करोड़ 15.2 करोड़ किलोमीटर है। ये जो है सबसे ज़्यादा दूरी जो है कब होता है, 4 जुलाई को। और इसको कहते हैं अपसौर। सबसे नज़दीक कब होता है पृथ्वी सूर्य के, 3 जनवरी को होता है, और इसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, उपसौर बोला जाता है। अब बात करते हैं, ये है पृथ्वी सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य और ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होता है सूर्य एकदम, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। 22 दिसंबर और जो है 21 जून को सूर्य जो है पृथ्वी से दूर रहता है, या पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है, तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं, और 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य सीधे जो है कर्क रेखा पे चमकती है 21 जून को। अब लगे एक फैक्ट और बात कर लेते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा की औसत जो दूरी है 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी चंद्रमा की सबसे निकटतम जो होती है उससे कहते हैं उपभू, और ये होता है 3,64,000 किलोमीटर पे। और सबसे अधिकतम जो दूरी होती है 4,66,096, और इसे कहते हैं अपभू। अप मतलब दूर, उप माने होता नज़दीक। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं, सूर्य जो है 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी में उनकी किरण पहुंच जाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12
किलोमीटर की दूरी होती है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, बात करते हैं जो तारा होता है, तारों में हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 28%, इसके अलावा 1.5% में कार्बन होता है, नाइट्रोजन और नियान होता है। एक दूसरी फैक्ट है जो सिजकी होती है। सिजकी घटना कब होती है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए, मतलब कि एक सीधी रेखा है, इसमें सूर्य भी आ जाए, पृथ्वी भी आ जाए और चंद्रमा भी आ जाए, तो इसे कहते हैं सिजकी। ये जो है दो तरह की होती है, एक युति होती है, एक वियुति होती है। आगे बात करते हैं जो ज्वालामुखी होता है। पृथ्वी के जो परत होते हैं, 3 तरह के परत होते हैं। ये भूपर्पटी होता है, सबसे ऊपरी भाग, ये मेंटल होता है, नीचे होता है कोर होता है। ठीक है, तो मेंटल वाले भाग के ऊपरी परत में द्रव्य भरा रहता है, उसी को कहते हैं मैग्मा। और जब ये जो है ऊपर आती हैं तो इसी को कहते हैं हम लावा कहते हैं। ठीक है, और ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। तो बात करते हैं जो ज्वालामुखी होती कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ज्वालामुखी शिल्ड ज्वालामुखी होती है, सिंडर ज्वालामुखी होती है, मिश्रित ज्वालामुखी और ज्वालामुखी कुंड होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से जो स्थल कृतियाँ बनती हैं वो निम्न है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो बनती हैं वो होती है बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिन और सीड बनता है। ठीक है, जो लावा ऊपर आ जाती है उससे निम्न आकृतियाँ बनती हैं, जिससे कहते हैं फ्रेटर बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, पठार और लावा। इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं ज्वालामुखी के फटने से। अब बात करते हैं भूपटल। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बात करते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, 46.6%। दूसरा है सिलिकॉन, ये पाया जाता है 27.72%। तीसरा है एल्युमिनियम, ये पाया जाता है 8.13%। ठीक है, अब बात करते हैं लोहा, वो पाया जाता है 5%। एक कैल्शियम 3.63%। तो पूरी तरह बात किया जाए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, सिलिकॉन पाया जाएगा 27.72%, एल्युमिनियम पाया जाता है 8.13%। 3 ए मुख्य हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अब बात करते हैं दूसरी फैक्ट के बारे में। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, अपसौर और उपसौर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो उपसौर होता है इसे पेरिजीव बोला जाता है या पेरीहेलियन, और जो अपसौर होता है उससे अपोजी या अपेहेलियन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल वायुमंडल में क्या क्या होती है? गैस होती है, जल वाष्प होती है और धूलकण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा नाइट्रोजन, 78.8%। दूसरा है ऑक्सीजन, 20.95%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नियान 0.002%। हीलियम जो है 0.0005% पाया जाता है। तो मिला के ये बात किया जाए सबसे ज़्यादा पाया जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 याद कर लीजिए। नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाया जाता है। एक और फैक्ट है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है तथा 90 किलोमीटर ऊंचाई तक जलवाष्प तथा CO2 पाई जाती है। जो O3 होता है, ये O3 मतलब ओजोन। ठीक है, ये 10 से 50 किलोमीटर की हाइट के बीच में पाया जाता है। अब बात करते हैं वायु को प्रभावित करने वाले कारक। वायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? एक गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है, दूसरा कोरियोलिस बल प्रभावित करता है, तीसरा घर्षण बल प्रभावित करता है, चौथा वायुदाब के प्रभाव, तीसरा अगला जो है तापमान, फिर घूर्णन बल भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल भी प्रभावित करता है वायु को बहने में। अब
अगली फैक्ट के बारे में बात करें तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है, मान लो एक पृथ्वी है, पृथ्वी का ये समतल है, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये है ध्रुव है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो पाया जाता है 18 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है, जबकि ध्रुव पे पाया जाता है 8 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, और इसका औसत पूछा जाए क्षोभ मंडल का कितना है तो 13 किलोमीटर होता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, इसमें ही ओजोन पाया जाता है। ये जो है 59 किलोमीटर तक पाया जाता है। आगे है ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है मेसोस्फियर, इसमें क्या होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है और टेम्परेचर कम होता जाता है। इसकी सीमा जो है 80 किलोमीटर तक है, इसे मध्य सीमा भी कहते हैं। ठीक है, मेसोस्फियर के ऊपर जो आइनोस्फियर है जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके ऊपर एक्सोस्फियर पाया जाता है जो वायुमंडल बोला जाता है। 165 किलोमीटर की, जैसे हम 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता जाता है। अब बात करते हैं अगला फैक्ट। ये घटना चक्र का है सब। अब बात करते हैं जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर आती है शॉर्ट वेव लेकिन जाती है लॉन्ग वेव, तो आई है छोटी और जाएगी बड़ी, तो इससे रुक जाती है। वायुमंडल में अगर नम्यता ज़्यादा है तो वेव रुक जाती है। जब आप देखिए कि बादल हुआ रहता है उस समय उमस ज़्यादा होती है, कारण यही है। शॉर्ट वेव के माध्यम से चली जाती है लेकिन लॉन्ग वेव के माध्यम से जब जाती है तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है। आगे बात करते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सूर्य की जो रोशनी आती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, सूर्य से जो गर्मी मिलती है, घूर्णन गति प्रभावित करती है पृथ्वी की, दिन की अवधि प्रभावित करती है, दिन छोटा है या बड़ा है उस विन्यास, और स्थल विन्यास प्रभावित करता है, कहीं पे गड्ढे हैं तो कहीं पे ऊंचाई है, ऊंचाई वाले क्षेत्र पे ज़्यादा रोशनी आ जाती है और गड्ढे वाले क्षेत्र पे कम आती है। अगला है सूर्य के किरणों का नति कोण, मतलब कि सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है वो किस डिग्री पड़ रही है। अगर 90 डिग्री पे है तो सीधा पड़ रहा है, और पड़ रहा है कि जो है 30, उसके आगे तो तिरछे आएगी ना, तो वो कम प्रभाव डालेगी। वायु की पारदर्शिता यानी कि जो वायुमंडल है उसमें कितना जो है नम्यता है, कितनी नमी है, ये प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं जो टेम्परेचर होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला अक्षांश रेखाएं हैं, दूसरा समुद्र तल से उत्तुंगता है, तीसरा है समुद्र तल से दूरी, फिर स्थनीय कारक हैं। इसके अलावा वायु संहति और परिसंचरण है। कोष्ठ तथा ठंडी महासागरीय जलधारा ये टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। आगे बात करते हैं तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती हैं उसके आने के लिए कौन सी शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो, कोरियालिस बल हो, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर हो, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती हो, परिसंचरण का होना, समुद्र तल तंत्र का ऊपरी परिसंचरण हो। ठीक है, आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे बेगुओ है तो फिलीपींस में इसे कहा जाता है बेगुओ को, हरिकेन यूएसए में बोला जाता है, टाइफून चीन में, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है IMP। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, जो 0 से 30-35 के बीच में पाया जाता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें व्यापारिक पवनें चलती हैं हमारी। इसके ऊपर होता है 35 से 65 के बीच में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ऐसे बोला जाता है पछुआ पवन। इसके ऊपर होता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पे चलती है ध्रुवीय पवनें। ये हो गया। अच्छा, पेटियों के बारे में बात करें तो पेटियाँ सूर्य के घूमने से घूमती है, अर्थात
शीत ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में चली जाती हैं। मान लो ये है, ठीक है, सूर्य यहाँ चमक रहा है तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर जो है क्या होगा, लो होगा। तो इससे जो पेटियाँ होती हैं वो नज़दीक ज़्यादा आ जाती हैं। आगे बात करें तो कुछ ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनके बारे में चर्चा करें। सबसे ज़्यादा होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4, फिर N2 नाइट्रस ऑक्साइड, CFC बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जलवाष्प। ये है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। आगे बात करते हैं जल वितरण। सबसे ज़्यादा पृथ्वी जल वितरण कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है महासागर में 97.25, फिर है हिमानिया हिमटोपिया 2.05%। भूमिगत जल यानी पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है 0.68% पाया जाता है। फिर बात करें झीलों की तो झीलों में पाया जाता है 0.01%। मृदा में नमी 0.005%। वायुमंडल में जो पाया जाता है जल वो 0.001%। नदी नाले में 0.003 जैवमंडल में उससे भी कम पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं महासागरीय जलधारा के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। जो सागरों में टेम्परेचर होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से। एक तो अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश में कितनी धूप पड़ रही है ये डिपेंड करता है। उनमें पर चलने वाले पवनें जो है सनातनी पवनें भी डिपेंड करती हैं, कहीं ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पे धूप कम लगेगा। फिर स्थल एवं जल का असमान वितरण, जहाँ स्थल वहाँ धूप ज़्यादा लगेगी, जल में कम लगेगी। फिर महासागरीय धाराएं जैसे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा ये भी प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं महासागरीय जो जलधारा हो उनको प्रभावित करने वाले कारक। देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो मिल रही हैं। पहला है पृथ्वी का घूर्णन, कोरियलिस बल प्रभावित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित करती हैं, वो दाब प्रवणता भी प्रभावित करती है, टेम्परेचर भी प्रभावित करती है और लवणता भी प्रभावित करती है। इसके अलावा घनत्व एवं पृथ्वी का जो है पिघलना भी, बर्फ का पिघलना भी प्रभावित करता है। महासागरीय जलधारा के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराएं। पहले बात करेंगे गर्म जलधारा, फिर ठंडी जलधारा। इस तरह दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, ब्राज़ील की धारा गर्म है, फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी जलधारा है, बेंगुला की धारा ठंडी जलधारा है और वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं उत्तर विषुवती धारा कैसी है, गर्म है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है, उत्तर अटलांटिक अफवाह कैसी है, गर्म जलधारा, लेब्राडोर ठंडी और किनारी भी ठंडी जलधारा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किनारी और लेब्राडोर। नॉर्वेनिया या इरमिंगर कहा जाता है, एक गर्म जलधारा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवती जलधारा गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये भी गर्म है, पश्चिमी पवन प्रवाह ये ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा ठंडी जलधारा है, महत्वपूर्ण है। यूरेशिया की धारा ये भी महत्वपूर्ण है, ये कैसी है, गर्म जलधारा। ओएशिया की धारा ठंडी जलधारा है, अलास्का गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं हिंद महासागर में जो जलधाराएँ पाई जाती हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कैसी है, गर्म है, अबुलहास की धारा गर्म है, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी है, शिमाली की धारा गर्म है। अब बात करते हैं यहाँ से बात करेंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं महासागरीय शिल्प, यानी कि जो सागर होते हैं उसे कई भाग में डिवाइड किया जाए। जैसे शिल्प जो सागर के किनारे वाली भाग होते हैं उसे शिल्प बोला जाता है। उसके बाद ढाल आता है मतलब झुकाव, फिर गहरे समुद्री मैदान आते हैं समुद्र में, फिर महासागरीय मैदान सबसे नीचे वाले स्थल में।
तो बात करते हैं सबसे पहले महासागरीय शिल्प। इसमें प्रवणता 1 होता है, 1 डिग्री। चौड़ाई इसकी होती है औसत में अगर 80 किलोमीटर होता है, गहराई 200 किलोमीटर होती है। यह पूरे महासागर का 8.6% है महासागरीय शिल्प। अब बात करते हैं महासागरीय ढाल की। इसकी प्रवणता कितनी है? 2 से 5% है। गहराई 200 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है और ये महासागर का 8.5% है। इसके बाद बात कहते हैं गहरे समुद्री मैदान का। इसकी गहराई 300 से 600 किलोमीटर के बीच में होती है। ये सबसे चिकने और सबसे सपाट होते हैं। ये महासागरीय जो भाग है उसका 75.9% है, 75.9% है। ठीक है, आगे बात करते हैं महासागरीय मैदान की। इसकी गहराई जो है 3 से 5 किलोमीटर दे रहा है। ये जो है 7% पाया जाता है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, भूकंप ज्वालामुखी की क्रियाएं हमेशा होती है, क्योंकि उसके पास ही समुद्र के नीचे ही ज़्यादा करीब है जो है हमारी क्या, इसको क्या बताए थे, भूपर्पटी मेंटल। तो मेंटल जो है समुद्र की गहराई से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं महासागरीय लवणता के बारे में। ठीक है, महासागरीय जो लवणता है मानक पूछा जाए तो 24.60 पीपीटी होता है। अब पीपीटी कैसे निकालते हैं? 1000 भाग से लिया जाता है। ठीक है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वाष्पीकरण या वर्षण, मतलब कितना वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और कितना बारिश हो रहा है, तो ये डिपेंड करेगा महासागर में पाने जाने वाले नमक की मात्रा। नदियों द्वारा लाए गए जल में लवणता की मात्रा, अगर मीठी नदी है तो वहाँ से लवणता कम आएगी। पवन भी प्रभावित करता है, महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करती हैं, और बर्फ पिघलना भी प्रभावित करता है। अब बात करें कि जो लवणता होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? महासागरीय लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है, 330 पीपीटी, बहुत ज़्यादा। फिर मृत सागर में पाई जाती है 338। फिर है ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पीपीटी। अटलांटिक महासागर में अगर औसत निकाला जाए तो 36 पीपीटी पाया जाता है, और हिंद महासागर में 35, प्रशांत महासागर में 31 से 35 पीपीटी पाया जाता है। अब बात करते हैं लवणता के प्रकार। सबसे ज़्यादा पाया जाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.6%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.6, कैल्शियम सल्फेट 3.6। इतना ही महत्वपूर्ण है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इतना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, महासागरों में जो औसत लवणता होती है 35 पीपीटी होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 35 पीपीटी और दक्षिणी गोलार्ध में 36 पीपीटी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा निर्माण की। ठीक है, मृदा निर्माण के बारे में बात करें तो मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं? पहला मूल पदार्थ यानी सेल, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु प्रभावित करती है, जैविक क्रियाएं भी प्रभावित करती है, और टाइम सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा तभी वो मिट्टी बन पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बादल की। बादल के बारे में बात करें तो जो बादल होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक उच्च मेघ होता है, फिर मध्य मेघ, निम्न मेघ, फिर ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ ये होते हैं। उच्च मेघ के बारे में बात करें तो ये 6 से 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसमें 3 तरह की मेघ होते हैं। पहला पच्छाद मेघ, ये सबसे ऊपर पाया जाता है और चक्रवात के सूचक होते हैं। उसके बाद है पच्छाद स्तरीय मेघ, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव मंडल बनता है, प्रभाव मंडल वाला ऐसे पीछे बनता है ना, और ये भी चक्रवात का सूचक होते हैं। तीसरा है पच्छाद स्तरीय मेघ, मतलब कि जो बादल होते हैं पंक्ति में चलते रहते हैं, तो इसे बोला जाता है पच्छाद स्तरीय मेघ। ये 6 से 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। आगे है दूसरा मध्य मेघ, 2 से 6 किलोमीटर, उससे जो नीचे वाले होते हैं ये होता है स्तरीय मेघ, मध्य मेघ, ये भूरे और नीले दिखते हैं। इसके बाद है कपासी मध्य मेघ, भूरा नीला, इसमें जो है अलग अलग से दृश्य आपको दिखेंगे तो समझ लेना कपासी मध्य मेघ है। ठीक है, तीसरा बात करें तो निम्न मेघ 2 किलोमीटर के अंदर में पाया जाता है।
यह स्तरीय कपासी मेघ होता है, जाड़े में दिखता है। स्तरीय मेघ कोहरे के निचला हिस्सा दिखता है। वर्षा स्तरीय मेघ गहरा भूरा काला जलवृष्टि हिमवृष्टि दिखता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर के आधार पे बात करें तो ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ जो है 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इसमें पहला कपासी मेघ रुई के समान दिखता है। दूसरा कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक जो है लंबे मेघ होते हैं, तेज गर्जना चमकना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कपासी स्तरीय मेघ जो है सबसे ज़्यादा बारिश कराता है। अब बात कर लेते हैं जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसके बारे में बात करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जो वायु है हमारा, मान लीजिए ये है, इसमें कितना जलवाष्प की मात्रा इसमें प्रेजेंट है प्रेजेंट टाइम पे, इसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और इसमें कितनी आर्द्रता सम्मिलित होने की संभावना है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो जितना प्रेजेंट में है और जितना होने की संभावना उससे भाग दे के 100% कर देंगे तो हमारी सापेक्षिक आर्द्रता निकल आएगी। अब बात करते हैं संघनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? हवा प्रभावित करता है, हवा का आयतन, ताप, दाब, आर्द्रता और तापमान भी प्रभावित करता है। अच्छा, संघनन के रूप की बात करें, कौन कौन से संघनन के रूप हैं जो आते हैं पृथ्वी पे? पहला ओस, पाला, कोहरा, कुहासा और बादल, ये सब हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तापमान, वायु की शुष्कता, बादल, जल क्षेत्र का विस्तार, पवन का वेग। ओस बनने की दशा क्या है? ओस जमाव बिंदु से ऊपर हो, साफ आसमान हो, शांत हवा हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी एवं लंबी रातें होती हैं, यानी कि ठंडी के मौसम में ज़्यादा होती है, ओस पड़ती हैं। अब कुछ बात फैक्ट के बारे में बात करें तो अपरदन जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे गार्ज हो गया, वी आकार की घाटियाँ बनती है, छिपरकाहें बनती है, जलप्रपात बनती हैं। अपक्षय कैसे होता है? रासायनिक होता है, भौतिक, यांत्रिक और जैविक होता है। आगे बात करते हैं, इसमें तो क्लियर नहीं हो पाया लेकिन देखते हैं। गर्त के बारे में बात करें, जो महासागरीय गर्त है वो बात करते हैं। ठीक है, पहला मेरियाना गर्त सबसे 11,022 मीटर गड्ढा है, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। दूसरा मिंडनाओ है, प्रशांत महासागर में। तीसरा टोंडा, ये जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो तीन है, मेरियाना, मिंडनाओ और टोंगा, ये तीन प्रमुख गर्त हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जो है जल संधियाँ जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे डेविस जो जल संधि है, डेविस जल संधि, ये पाया जाता है बेफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में पाया जाता है। हडसन के बारे में करें तो ये उकावा प्रायद्वीप और बेफिन के बीच में पाया जाता है। फ्लोरिडा, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है। विंडवार्ड पैसेज के बारे में बात करें, हैती और क्यूबा के बीच में जो है जल संधि है। जोहोर जल संधि के बारे में बात करें तो ये मलेशिया और सिंगापुर के मध्य है जोहोर जल संधि, ये दोनों इम्पोर्टेंट है भाई। दार्दानलेस, मरमरा और एजियन सागर के बीच में। बासफोरस और जल संधि मरमरा और काला सागर के बीच में। केरिच, एजो और काला सागर के बीच में। यूकाटन चैनल मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है। बेसिना जल संधि के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। कुक जल संधि के बारे में बात करें तो ये न्यूजीलैंड के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में है। आगे बात करते हैं जलप्रपात, तीन जो जलप्रपात है बहुत फेमस है। एंजेला जलप्रपात है, वेनेजुएला पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजेला जलप्रपात। दूसरा नियाग्रा जलप्रपात, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। तीसरा है विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी पे स्थित है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में स्थित है। ये तो हो गया। अभी बात किए थे पृथ्वी के भाग के, आंतरिक भाग के। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। अच्छा, क्रस्ट जो होता है 0 से 35 किलोमीटर के बीच में होता है।
फिर 35 से 2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल होता है। वो 2900 से 6371 के बीच में होता है कोर। कोर जो होता है सबसे नीचे पाया जाता है। और जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट अपर और लोअर क्रस्ट में बटा होता है। मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में होता है। कोर जो है आउटर कोर और इनर कोर में होता है। ठीक है। स्थल मंडल के बारे में बात करें, जो स्थल मंडल है इसमें क्रस्ट आएगा ऊपरी भाग, ठीक है, इतना। इसके अलावा मेंटल का ऊपरी भाग आएगा, ये वाला अपर मेंटल। तो इतना मतलब 700 किलोमीटर तक के बीच को हम कहते हैं स्थल मंडल। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। 23.5 से 66 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक शीतोष्ण होता है। फिर 66.5 से 90 डिग्री तक होता है शीत कटिबंध। ठीक है। सबसे नीचे पाया जाता है विषुवत रेखा वन, फिर सदाबहार वन पाया जाता है, फिर पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, टैगा, फिर टुंड्रा। इस तरह से वन की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, पवनों के बारे में बात करें तो पवन जो है कितने प्रकार के होते हैं? पवन 3 प्रकार के पवन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पवन। तृतीयक पवन, ठीक है। जो ग्रहीय या अस्थायी पवने होते हैं उन्हें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पूर्वी पवने या ध्रुवीय पवने कहा जाता है। परिवर्तनशील जो होते हैं जैसे चक्रवात हो, प्रतिचक्रवात और मानसून, ये द्वितीयक जो पवन होते हैं। तृतीयक में स्थानीय पवन होते हैं जो समसामयिकी और असामयिकी दोनों तरह से चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, इसमें आ जाएगा। सुनते रहना, अगर क्लियर ना दिखाई दे तो। पहला, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, एक सेकेंड। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? यह है टंगनिका झील। ये पाया जाता है जाम्बिया, कांगो, गणराज्य, तंजानिया और बुरुंडी में पाया जाता है। दूसरा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन झील है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में पाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, रूस में पाया जाता है। अरल सागर के बारे में बात करें तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पाया जाता है। काला सागर की बात करें तुर्की, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में पाया जाता है। लाल सागर की सीमा मिस्र से लगती है, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया से लगती है। फारस की खाड़ी की सीमा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान से लगती है। विक्टोरिया की सीमा, विक्टोरिया झील की युगांडा, केन्या और तंजानिया से लगती है। मलावी को न्यास झील भी कहते हैं, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के बीच में लगता है। एक तुर्काना झील भी है, एक केन्या से लगती है। अब बात करते हैं, एक है थर्मोक्लाइन किसे कहते हैं? वह क्षेत्र सागर का जहाँ तापमान तीव्र गिरावट होती है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। हेलोक्लाइन कहते हैं समुद्र का वह क्षेत्र जहाँ लवणता गहराई के साथ तीव्र गति से बढ़ता है उसे कहते हैं हेलोक्लाइन। अब बात करते हैं यहाँ पे एक है मैग्नाट झील रेखा, जो है मैग्नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में पाया जाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में पाया जाता है। 39 डिग्री रेखा कोरिया गणराज्य में पाया जाता है, साउथ और नॉर्थ। 49 समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में पाया जाता है। 31 डिग्री समांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? कार निकोबार और लिटिल अंडमान। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अच्छा, सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियों से गुजरती है बीच से। रावी नदी पीरपंजल और धौरोधर श्रेणी से गुजरती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है। ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच से गुजरती है। ठीक है। कुछ वलित पर्वत के उदाहरण है, जैसे लॉरेंसियन पर्वत, अग्लोमेन पर्वत, अप्लेनियन पर्वत, यूराल और अरावली पर्वत। युवा वलित पर्वत को उदाहरण जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, अल्प हो गया और हिमालय। ठीक है। अपर्दित स्थल रूप के बारे में बात करें तो भिगरू, वेदिकाएँ, कंदराएँ और स्टैक होता है।
निक्षेपित स्थल रूप के बारे में बात करें तो पुलिन, टिब्बे, स्पीट और रोधिके या रोध होते हैं। पवन द्वारा निर्मित कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं? इंसेलबर्ग, प्लाया, बालू टिब्बे, जिसे बरखान, सीप और होता है अनुप्रस्थ टिब्बे होते हैं। तो इतना था वर्ल्ड ज्योग्राफी। आगे बात करेंगे हम इंडियन जियोग्राफी अगले वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना।